सो आज हमने साइलेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया और कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके। अभी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन। एडिसन का नाम हम सबने सुना है, और एडिसन जब छोटे थे तो बहुत शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता नहीं था। तो स्कूल से एक दिन उनको लेटर दिया गया कि ये अपने मदर को दे देना जाकर। ये गए घर पे, जाकर के लेटर इन्होंने अपनी मदर को दे दिया, और उस लेटर को इनकी मदर ने पढ़ा और वो शांत हो गई। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या लिखा है इस लेटर में, मेरी कंप्लेंट है या मेरे बारे में कुछ लिखा है, क्या है? तो उनकी माँ ने कहा कि देखो, अभी आपके टीचर ने ये लिख के भेजा है कि ये स्कूल आपके लायक नहीं है। आप जितने प्रतिभावान हो उसके हिसाब से आपको किसी ज्यादा अच्छे स्कूल की जरूरत है, और अब हम आपको वहां पर एडमिट कराएंगे। वैसा ही किया गया, उनको उस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में एडमिट करा दिया गया। वक्त बीता, एडिसन की माँ गुजर गई। एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। एक दिन ऐसे ही अपने रूम में बैठे हुए थे और ड्रॉअर देख रहे थे, तो ड्रॉअर में वो लेटर मिल गया उनको पड़ा हुआ। और वो लेटर पड़ा मिल गया, बहुत पुराना लेटर था, तो खोल करके देखा कि चलो स्कूल के दिनों का लेटर था, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एंड व्हेन ही ओपनड दैट लेटर, ही वाज सरप्राइज्ड टू नो, उसमें लिखा हुआ था, आपका लड़का एकदम नालायक है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, हम इसको एक दिन भी अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसका हम यहाँ से रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। जब ये लेटर पढ़ा एडिसन ने, तो वो रोने लगे, मतलब बहुत भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, और अपनी माँ को उन्होंने याद किया। ये कम्युनिकेशन है। कहाँ से कौन सी बात आ रही है और उसको आगे कैसे कन्वे किया जा रहा है, दिस इज अ ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, आई कैन से। कि एक इतनी नेगेटिव बात जो आई, उसको पूरी की पूरी बात को एकदम दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, और उसका पॉजिटिव साइड हमको देखने को मिला। इतना बड़ा वैज्ञानिक इस दुनिया को मिला। ये भी हो सकता था कि ऐसा लेटर आया, उसकी माँ चाहती तो स्कूल जाती, थोड़ा रिक्वेस्ट करती, एडिसन को 2-3 थप्पड़ लगाती, जैसा नॉर्मल केसेस में होता है कि तेरी हर दिन शिकायत आती रहती है, ऐसा होता रहता है, वैसा होता रहता है। तो शायद एडिसन कुछ बन जाते, लेकिन जो एडिसन बने वो शायद न बन पाते। तो ये कम्युनिकेशन, कहने का मतलब ये है कि हम कौन सी चीज को किस रूप में प्रस्तुत करें। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी तक, यानी 2014 से पहले तक, सारे ट्रेन्स, सारे बसेस, या जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा रहता था विकलांगों के लिए। मोदी जी ने आकर के एक नया शब्द दिया, उन्होंने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। अभी इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं हो गया। जो जो इस आदमी का पैर खराब, उसका पैर खराब रहा, जिसकी आंख खराब थी उसका आंख खराब रहा, जिसका हाथ खराब था उसका हाथ खराब रहा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ इससे। लेकिन एक वर्ड चेंज हो जाने से जिन लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम है, उनको बहुत फर्क पड़ा। सो दिस इज कम्युनिकेशन। अब एक वर्ड को चेंज कर दिया गया है, और उस वर्ड के साथ जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी थॉट प्रोसेस थी, वो पूरी की पूरी, जिसे बोलते हैं, टर्न अराउंड हो गया। अभी people with special abilities, not disabilities, what we say now, with special abilities, they are also with some abilities, they are not with all disabilities. So
लेट अस से स्पेशल एबिलिटीज, स्पेशली एबल, नॉट डिसेबल, ये कम्युनिकेशन है। तो इन चीजों से हमको ये पता चलता है कि सही चीज को सही तरीके से कहा जाना, आप किसी अंधे को अंधा कह भी देंगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, न उसकी आंखें ज्यादा खराब हो जाएंगी और न उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। जो बात भाई साहब ने कही, संजय भाई साहब ने, कि कई बार हमको बहुत सख्त कठोर सच भी बोलने पड़ते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स को ऐसे सच बोलने पड़ते हैं। तो इसके बारे में हमने परसों भी डिस्कस किया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं, हैपनिंग है, जिनका अभी कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ हिस्सा होने वाला है, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी बिल्कुल नहीं हुई हैं, उनको संभाला जा सकता है। ऐसी चीजों के बारे में बोलना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, बोला ही जाना चाहिए। वो चाहे प्लेजेंट हो नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनको बोला ही। जैसे कोई बच्चा बिगड़ रहा है, गलत संगति में जा रहा है, उसे बुरा लगेगा। आप जब उसको कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका फोकस कहीं और है, डाइवर्ट हो रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर अपनी हैबिट्स के कारण से बीमार हो रहा है और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, तो कई बार आपको थोड़ा जो सच है उस सच को भी और ज्यादा भयानक बना करके, और ज्यादा अनप्लेजेंट बना करके कहना पड़ेगा। एंड डॉक्टर्स डू दैट, टीचर्स डू दैट, पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट। अगर बच्चा कहीं फोकस नहीं कर रहा है एंड दे थिंक कि भाई ये इसका फोकस लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, देन समटाइम्स दे गो अप टू दैट लिमिट के जो शायद आने वाली नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उस लिमिट तक जाकर के एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई कल को हो सकता है तेरे को किसी ऑफिस में पियोन की नौकरी करनी पड़े, पड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, आगे कंपटीशन इतना बढ़ता है, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, बिजनेस नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, उधर तक भी जाना पड़ता है। डॉक्टर्स भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई आपका लिवर भी खराब हो जाएगा, किडनी भी खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा अगर आपने ये बंद नहीं किया, तो आपने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमने परसों डिस्कस की थी, कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, और सबसे जरूरी बात कि जो कुछ भी कहा जाना है उसमें किसी का भी अहित छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं कमलेश जी शास्त्री, वो जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साइलेंस भी धर्म के साथ में जुड़ा होना चाहिए। आप ऐसी चीजों पर चुप हो जाएं जिनको बोलने से कुछ बुरा होने से बचा जा सकता था, वहां पर अगर आप साइलेंट हो जाएं तो ये अधर्म हो गया। तो वहां पर आपको बोलना है, वो कम्युनिकेशन है। और जो विवेक भाई साहब ने बात कही कि आप जब नेचर के साथ होते हैं, तो नेचर का लैंग्वेज क्या है, ये जितने भी लैंग्वेज हम बोलते हैं ये तो आर्टिफिशियल है। नेचर का लैंग्वेज क्या है? तो जो मैंने उस दिन एक शेर आपको सुनाया था, गुलजार साहब का लिखा हुआ, कि बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। और साइलेंस को हम अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो साइलेंस का मतलब चुप होना नहीं है, साइलेंस का मतलब है शांत होना, और शांत का मतलब है व्यवस्थित होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, कंट्रोल्ड होना। तो जब हम साइलेंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू बी मोर बैलेंस्ड, वी आर ट्राइंग टू बी मोर कमांडिंग, एंड वी आर ट्राइंग टू बी मोर कनेक्टेड। अगर आपको कनेक्ट होना है, बैलेंस्ड होना है, कमांडिंग होना है, तो आपको साइलेंट होना पड़ेगा। और ये कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी विधा है। तो आज हम सब लोगों ने जो भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार इसके हमने डिस्कस किए।
जो एक बात सुधा दीदी ने कही कि साइलेंस के 3 टाइप उन्होंने जो बताए, गुस्से की वजह से चुप हो जाना, या शर्माने की वजह से बीइंग शाई, या फिर स्ट्रेटेजिकली पर्पसली कि मैं चुप ही रहूंगा, मैंने डिसाइड किया कि मैं चुप रहूंगा, नहीं बोलता। तो ये और बहुत सारे प्रकार हैं। राजेश जी ने जो कहा कि अगर कोई बार बार समझाने से भी नहीं मानता तो चुप हो जाइए, तो वो भी एक प्रकार का साइलेंस है और बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम साइलेंस एज अ होल जब हम पकड़ते हैं, तो साइलेंस इज अबाउट कम्युनिकेटिंग। आप चुप थे, तो आप चुप थे, आपने चुप रह करके वो सब कुछ कह दिया जो आप बोल करके नहीं कह सकते थे उस समय। इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग। चुप रहना, शांत रहना, ये कई बार ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन कर देता है और ज्यादा तरीके से कर देता है। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सामने वाला कितना बोले, आप 2 लोग बैठे हुए हैं और तीसरे को आप कुछ बता रहे हैं, आप 2 लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, उसको आप बता रहे हैं। लेट्स से अबाउट प्रोडक्ट, आपके कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके साथ वाला जो व्यक्ति सामने वाले को बता रहा है, कई बार आप उसको क्लाइंट के सामने ये नहीं कह सकते कि भाई बस इससे ज्यादा मत बताना, तो उस समय पे आप क्या करोगे? यू बी क्वाइट। और जैसे ही आप चुप होते हैं, आपके साथ वाला व्यक्ति तुरंत अलर्ट हो जाता है कि नाउ आई ऑल्सो नीड टू बी क्वाइट। ये एक टूल है, इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हम साइलेंस की बात कर रहे हैं आज अपने परिप्रेक्ष्य में, तो वहां पर साइलेंस का मतलब है शांतता। और शांतता बहुत आवश्यक है इस दृष्टि से कि अगर हम बाहर के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, मुझे बतलाइए, हमें अपने हाथ को उठाने के लिए इससे कहना पड़ता है भाई उठ जा, बंद करने के लिए मुट्ठी कहना पड़ता है बंद हो जा? नहीं। क्यों नहीं कहना पड़ रहा? क्यों नहीं कहना पड़ रहा? हम बाहर वाले से काम ले रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो हमको बोलना पड़ रहा है। लेकिन अपने शरीर से हम काम ले रहे हैं तो हमको बोलना नहीं पड़ रहा। इस पर आप विचार करें, क्यों नहीं ऐसा करना पड़ता? अपने शरीर को हमें बोल करके इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं देने पड़ते? तो इसका कारण है कि हम हमारे शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। और जब हम किसी सिस्टम के साथ में या नेचर के साथ में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड हमारा जब स्ट्रांग हो जाता है, उस समय हमको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी चीज, शब्द एक बाहर की चीज है, सुपरफिशियल चीज है, और साइलेंस डीप है, बहुत अंदरूनी है, अंदर तक लेकर के जाने वाला है। तो जब हम अपनी अंदर की यात्रा में होते हैं, यानी अपने आप को जब हम इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को जब हम संवारना सजाना चाहते हैं, या अपने आप को जब हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो टूल होता है वो कम्युनिकेशन नहीं है, उसके लिए टूल हमारा वर्ड्स नहीं है, उसके लिए जो हमारा कम्युनिकेशन टूल है वो क्या है? साइलेंस। और वो साइलेंस हमको वो सब कुछ देता है, वो सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी देता है जिन चीजों को हम बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बोलते रहिए, आप कभी अपने साथ नहीं जुड़ेंगे, आप मेडिटेट नहीं कर सकते, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस यू कीप क्वाइट, यू बी साइलेंट। तो साइलेंस एज अ होल बहुत बड़ी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, लाइक कम्युनिकेशन। दिस ऑल्सो कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस 35 मिनट्स। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम साइलेंस को कैसे अपने जीवन में लेकर के आए। तो इसके 2-3 तरीके हैं सामान्य।
उनको हम अपनाएंगे तो ये साइलेंस हमारे लिए एक टूल बन जाएगा। क्योंकि जैसे ध्रुव ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि वर्ड्स जो हैं वो हमारे माइंड को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन साइलेंस हमारे सोल को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम सोल के लेवल तक जाकर के, आत्मिक स्तर तक जाकर के उन्नति करना चाहते हैं, आत्मोन्नति करना चाहते हैं, तो वहां पर हमको शांत होने की आवश्यकता पड़ेगी। अब शांत होने से पहले हम अशांत को समझ लें। अशांत होने का मतलब है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, बीइंग डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब आप मन के लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रैक्ट आप इंद्रियों के लेवल पर होते हैं। यानी आप अगर किसी चीज में फोकस कर रहे थे और अचानक साइड में कोई दृश्य आ गया, कोई चीज आ गई, कोई वस्तु आ गई और आपकी दृष्टि उधर चली गई, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आप मन में बड़े प्रसन्न थे और उस समय में कोई दुखद घटना आ गई, तो यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड, अशांति। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं। और उनको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस में क्या बतलाया था हमने पिछली बार आपको, हमारे जो यम और नियम है, दिस इज अ डीप फिलोसफी। डीप फिलोसफी, योग का मतलब, आप अगर योग शास्त्र को पढ़े हो तो योग शास्त्र में जो अंतिम पद है वो कैवल्य पाद कहलाता है। कैवल्य पाद, 4 चैप्टर हैं। पहला समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और चौथा कैवल्य पाद है। और कैवल्य पाद में जाकर के अंत जहां पर ऋषि करते हैं वहां पर कैवल्य की प्राप्ति करा देते हैं। कैवल्य मतलब मैंने पहले भी कहा था, ओनलीनेस। हम अपने आप को पालें। और अपने आप को पाने की शुरुआत कहां से होती है, कि हमारे जो बाहरी दोष हैं पहले हम उनको दूर करें यम और नियम के माध्यम से। तो जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनकी जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो क्यों करते हैं, वो हम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो अब इसमें पावर कहां से आती है, इस टूल में, इस टूल को पावरफुल बनाने वाली स्ट्रेटेजी क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहला जो टूल है वो है अहिंसा। और अहिंसा का अर्थ करते हुए ऋषि पतंजलि क्या लिखते हैं, वैर त्याग। आपका किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं रहे, आपको किसी के साथ में कोई वैर न रहे, ये क्या है, अहिंसा है। अब आप देखिए, वैर त्याग में और जिस अहिंसा का रूप आज प्रस्तुत किया जाता है उसमें फर्क है। वैर त्याग का मतलब है आई विल नॉट इनिशिएट, बट वैर त्याग का मतलब ये नहीं है आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। और आज जिस अहिंसा की बात पट्टी हमें पढ़ाई जाती है वो गलत है। वो कहते हैं डोंट रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं है। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है डोंट रिस्पॉन्ड। मैं अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को परेशान न करूं, न उसको कठोर शब्द बोलूं, न उसके लिए कोई हानिकारक कार्य करूं, न उसको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाऊं। इसका मतलब है वैर त्याग। मैंने अपनी तरफ से सबके लिए अपने मन से वैर हटा दिया। मेरे ऊपर सांप ने हमला किया, अपनी रक्षा के लिए मैंने उसे डंडा मार के हटा दिया, ये हिंसा नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ करके, मुझे पता चल गया है कि सांप अपने बिल में वहां रहता है और मैं जाकर के उसको बिल के अंदर से निकाल करके मार रहा हूं, ये हिंसा है। अपने शौक के लिए मैं किन्हीं प्राणियों को काट करके खा रहा हूं, ये हिंसा है। अपने शौक के लिए मैं जंगल में रहने वाले प्राणियों को जाकर के गोली से मारता हूं और उनको मार करके अपने घर में अपना अपना पराक्रम, अपनी वीरता दिखाने के लिए उनको टांग देता हूं, हिंसा है। या किन्हीं लोगों से जबरदस्ती अपनी मान्यताओं को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए अगर मैं उनको प्रेशराइज करता हूं और उसके लिए उनको मारता पीटता हूं, या उनके साथ में हिंसा कर, मतलब उनको अगर किसी तरीके से, जैसे आजकल आतंकवाद आदि होता है, वो करता हूं, तो ये हिंसा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आपको अगर व्यवस्थित होना है, शांत होना है, तो आपको सबसे पहले अपने मन से वैर हटाना पड़ेगा। और जब आप अपने मन से वैर हटा देंगे तो फिर दूसरी चीज आपके अंदर आ जाएगी, आप किसी
परिस्थिति विशेष में झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। और असत्य बोलने के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है, हम लोगों ने असत्य के समय पर सत्य असत्य की बात जब हम कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था, वो होता है भय, किसी भी चीज का भय। तो आप देखिए कमाल की बात कि अहिंसा का जो लाभ है वो भय की समाप्ति है। अहिंसा से होने वाला जो लाभ है, अहिंसा से आपको क्या मिलेगा? अहिंसा का पालन करने से, तो अहिंसा का पालन करने से आपको भय मुक्ति मिलती है, आपका भय समाप्त हो जाता है। जब भय समाप्त हो गया तो फिर आपको असत्य बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो आप सत्य को प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप सत्य को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप किसी दूसरे की चीज को बिना बताए ले ही नहीं पाएंगे। आपने अगर किसी की चीज उठाई और आपसे पूछा गया भाई किसने ली है, तो आप तुरंत बता देंगे, आप झूठ तो बोल नहीं रहे, अब तो आप सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हो तो आप बता दोगे हाँ जी मैंने ली थी, तो फिर वो चोरी नहीं रही। आपने जिसकी चीज ली थी उसको अगर बता दिया कि मैंने आपकी चीज ली है, या उससे पूछ लिया कि मैं आपकी चीज ले लूं क्या, तो फिर वो चोरी नहीं रही। चोरी का मतलब क्या बतलाया? अस्तेय का मतलब क्या बतलाया? कि किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति या बिना उसकी सूचना के ले लेना, ये चोरी कहलाता है। वस्तुएं तो हम सारे के सारे संसार में लेते ही है ना, कोई भी चीज हम साथ में लेके तो आते नहीं है, सब कुछ हमने यहीं से लिया है। लेकिन जिसके पोजेशन में वो था, उसके पोजेशन में हमने उस वस्तु को लेते समय अगर उसकी अनुमति ले ली है, उसको सूचित कर दिया है कि भाई ये चीज हम ले रहे हैं, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज थेफ्ट। इट विल बी कि आपने उसको बोरो कर लिया, आपने उसको ले लिया या उसने परचेज कर लिया। अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपने नियमों का ठीक ठीक तरीके से पालन करना। तो जब आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी वाणी आपके वश में है, तब आप उसके नियमों को पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और जब आपको ये पता चल गया कि भाई मुझे किसी से झूठ बोलना नहीं है, मुझे किसी को सताना है नहीं, मुझे किसी पर रौब झाड़ना है नहीं, मुझे किसी की चोरी करनी है नहीं, मुझे अपने शरीर के नियम भर का पालन करना है, उतने के लिए मुझे जो चाहिए वो मैं रखूं, और बाकी चीजें मैं क्यों रखूं बिना बात के, उनको फिर इकट्ठा करता रहूं, फिर उन्हें संभालता रहूं। तो अपरिग्रह की भावना, अपरिग्रह का कमांड आपके अंदर आ जाए। इसी प्रकार से पवित्रता, जब आप पवित्रता की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पवित्र हो, सब कुछ अपवित्र है। आप 2 दिन न नहाए फिर देखें आप, ये सुगंधित शरीर कितना बढ़िया सुगंधित दिखाई देता है। तो पवित्रता, पवित्रता से आपको अपने मलों का आभास होता है, अपनी गंदगी का आभास होता है, और फिर आप उससे डिटैच होना शुरू होते हैं। और जब आप इससे डिटैच होना शुरू करते हैं, तब आपको जो कुछ भी मिलता है अपने जीवन में पुरुषार्थ करके, उसमें आप संतुष्ट होते हैं, तो उसका नाम है संतोष। और जब आप अपने ही किए हुए पर प्रसन्न रहते हैं, तो फिर उसके लिए आप मेहनत करते हैं। अगर आपको बढ़ाना है, जो आपको मिला है उसमें अगर आपको वृद्धि करनी है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। उसको कहा गया तप। और तप करने के लिए, अपने अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आप अगर नई चीजों को सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उसका नाम है स्वाध्याय। स्किल में 2 तरह की चीजें रखी गई। पहला तो ज्ञान को बढ़ाना पुस्तकों के माध्यम से, वेदादि शास्त्रों के माध्यम से। दूसरा प्रणव का जाप यानी परमात्मा का ध्यान करना। ये 2 चीजें स्वाध्याय के अंतर्गत रखी गई। और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, क्योंकि अब आपको ये पता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है या जो कुछ भी मैं प्राप्त कर रहा हूं, वो ईश्वर की व्यवस्था के कारण से है, तो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ये कहलाता है ईश्वर प्रणिधान। और इससे हम जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस है वो इस तरीके से ड्राइव होता है कि हमें फिर किसी भी प्रकार के जो, जिसे कहना चाहिए डिस्टर्बेंसेस हैं, वो डिस्टर्ब नहीं कर पाते। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। रामायण जिन लोगों ने पढ़ी, देखी या सुनी है, वो सब जानते हैं कि रामचंद्र जी जब 16 वर्ष के हुए तो उस समय में विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी उनको अपने साथ में लेके चले गए जंगल में। दशरथ जी ने मना भी किया कि भाई नहीं, लेकिन वो लेके गए।
और लेकर के जाकर के उन्होंने वहां पर उनसे एक और जहां यज्ञ की रक्षा कराई, वहीं पर उनको बहुत सारी शक्तियां दी, तो बहुत शक्तिशाली हो गए और उनके पास में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र आ गए विश्वामित्र जी के सानिध्य में कि जिनसे वो विश्व विजय प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद में विवाह होने के बाद जब वो घर आ गए, 12 वर्ष लगभग समय उन्होंने बिताया। महाराज दशरथ उस समय ठीक थे, स्वस्थ थे, तो राज्य का जो वही देखते थे, युवराज बना दिया गया था रामचंद्र जी को। और जब उनका राज्याभिषेक करने का समय आया, उस समय में कैकेयी ने जो कुछ भी किया आप सबको मालूम है। तो वहां पर रामचंद्र जी कहते हैं कि अभिषेक के लिए जब मुझे कहा गया और वन जाने के लिए जब कहा गया, तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मुझे राजा जब बनाया जा रहा था तब भी मैं जानता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ रही है, और जब मुझे जंगल भेजा जा रहा था तब भी मैं समझ रहा था कि मुझे जिम्मेदारी निभाने के लिए जंगल जाना है। तो दोनों ही स्थितियों में क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य का आभास था, इसलिए मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं आया, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। ये स्थिति होती है जब हम यम और नियम की प्रैक्टिस करते हैं, चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाते, और इसको कहते हैं शांत होना, स्थित प्रज्ञ होना। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब क्या होता है कि नोबडी एंड नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। आप अपने कंट्रोल में होते हैं, आपका मन, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका प्राण आपके कंट्रोल में जब होता है तब आप स्वतंत्र होते हैं, तब आप स्थित प्रज्ञ होते हैं, तभी आप वास्तव में सुखी भी होते हैं। उसके बिना तो आपको हर चीज डिस्टर्ब कर सकती है, हर चीज आपको दुखी कर सकती है। तो हमें अपने जीवन में साइलेंस को, शांतता को प्रैक्टिस करने के लिए वो जिन चीजों पर टिकी है उनको लाना पड़ेगा, और जब हम उनको लेकर के आएंगे तब हम वास्तव में शांति का जो आनंद है उसको अनुभव कर पाएंगे। चुप होना, मैं फिर इस बात को रिपीट कर देता हूं, चुप होना शांत होना नहीं है। चुप होना वास्तव में एक कमजोरी है, और जिस बात को ख्याति जी कह रही थी या निपुण जी कह रहे थे, इट इज नॉट वेल एक्सेप्टेड इन अवर सोसाइटी और अमंग अवर रिलेटिव्स। इफ समवन इज कीपिंग क्वाइट देन एवरीबडी इज वरीड अबाउट। क्यों? क्योंकि वो उनका नेचर नहीं है। लेकिन जब आप स्वभाव से शांत होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उस समय आपकी शांतता को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। तो आपका जो शांत होना है वो शांत आपके स्वभाव के स्तर पर होना है। स्वभाव तो आपका बोलने वालने का है, और आप किसी दिन एकदम शांत बैठे तो फिर निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं हर दिन ऑफिस में जब भी होता हूं या घर में भी जब होता हूं, तो मेरे बोलने के घंटे फिक्स हैं। तो या तो मैं जब क्लास ले रहा होता हूँ या भाषण दे रहा होता हूँ तब बोलता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत जो हमें बच्चों से अपना कम्युनिकेट करना तब बोलता हूँ। बाकी मैक्सिमम टाइम जब हमें आवश्यकता नहीं, जैसे प्रीति ज्यादातर घर के काम में या अपने और कामों में होती है, पढ़ाई लिखाई में होती है, बच्चों को पढ़ाने में होती है, बच्चे अपने पढ़ने में, खेलने कूदने में होते हैं, तो मेरा वो जो ज्यादातर समय है वो शांतता में बीतता है। और इसलिए ऑफिस में भी यही होता है, मैं अननेसेसरी गॉसिप्स और ये वो सब करता नहीं। तो लोग मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आप इतने शांत क्यों, सब जानते हैं कि मैं बहुत, आई एम ए मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। जो लोग ये नहीं जानते कि मैं इतना बोलता हूँ वो लोग यही समझते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। लेकिन मैं, हाँ, इस बात में मुझे अपना पूरा कंट्रोल है कि मुझे कभी न बोलने के कारण बेचैनी नहीं होती। जैसे लोग होते हैं कि अब मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ नहीं तो फोन उठा के ही करना शुरू कर दिया, मुझे ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरी बात, बहुत जल्दी मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाती क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ या मैं कुछ स्पेशल पोजीशन में हूँ, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स मैंने खुद ही अनुभव किया है कि आपको बहुत जल्दी चीजें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। तो इसलिए हम अगर शांत होना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं और साइलेंस को एंजॉय करना चाहते हैं,
एंजॉय करना सीखना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होगी वही सुबह वाले 1 घंटे के सेशन से, जो हम अपने साथ में बिताएंगे। जितना जितना हम अपने आप से बातचीत करेंगे, जितना जितना हम अपने मन में विचार करेंगे, और जितना जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करने का खुद प्रयास करेंगे, उतना उतना ही हम इन चीजों को ठीक प्रकार से अपना करके एंजॉय कर पाएंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आइडियाज जो है व्यक्ति के मन में सुबह सुबह आते हैं, दुनिया भर के। या तो वो सुबह के स्वप्न में आएंगे, और या फिर वो आपको सुबह सुबह आएंगे जब आप एकदम जागे होंगे, सो करके उठे होंगे, उसके आधे 1 घंटे के अंदर। वो ऐसा समय है जिसमें आप चीजों को रियलाइज करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे, आपका माइंड सबसे ज्यादा शांत होता है उस टाइम पे। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, विरोधाभास है, लेकिन ये एक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रेन का एक्टिव होना और माइंड का शांत होना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, इधर उधर भाग रहा है, और ब्रेन उस समय में थका हुआ है, आपको नए आइडियाज नहीं आएंगे। सो द टूल इज कि ब्रेन आपका एक्टिव होना चाहिए और माइंड उस समय पे शांत होना चाहिए। तो वो कौन सा समय होता है? वो सुबह का समय होता है, जब आपके दिन भर की चीजों से आप डिस्टर्ब होकर के शाम को अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन रात्रि भर में जब आप बाकी सब चीजों से डिटैच्ड हैं, उन चीजों में जब आप जुड़े हुए नहीं है, तो उस समय में आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। और उस शांत हुए मन से और एक्टिव हुए ब्रेन से, क्योंकि थकान मिट चुकी है और ब्रेन एक्टिव हो गया है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज हैं वो आपके जीवन में आते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग उस समय का ठीक उपयोग नहीं कर पाते। Those who learn to utilize that timing, they come to some great conclusions, they come to some great ideas. तो हम लोग ये प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, और साइलेंस और कम्युनिकेशन को हम और आगे के सत्रों में भी दूसरी चीजों के साथ में कैसे उनको रिलेट करना है। मैंने कुछ चीजें आज आपको बतलाई हैं। एडिसन की माताजी का जो कम्युनिकेट करने का तरीका था, बहुत ज्यादा हमारे लिए वो इंस्पायरिंग है कि हम अपने डे टू डे में बच्चों के साथ में हम जो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, शब्दों का हम कैसा चयन करते हैं, किस टेम्पो में, किस स्पीड पे, या किस तरीके के भाव भंगिमा के साथ में हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। कीपिंग अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस कैन मेक अदर्स डे, है ना? समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो हमको यही चीजें हैं जो हमें सीख करके अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होता है, और चीजों को हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इस चीज को हम और आगे डिस्कस करते रहेंगे, और जितना अधिक से अधिक हम ले सकेंगे इसके बारे में हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे। आज के सत्र को समय बहुत अधिक हो गया है, तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और अगले सत्र के लिए हम फिर से तैयार हूं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कोई